कभी सोचा है कि केमिस्ट्री की किताबों में एसिड और बेस की एक नहीं बल्कि कई सारी डेफिनेशंस क्यों होती हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कोई एक सीधा साधा नियम नहीं है, बल्कि एक मजेदार कहानी है कि कैसे वैज्ञानिकों ने समय के साथ अपनी समझ को और बेहतर बनाया। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ये परिभाषा कैसे विकसित हुई। हम 3 बड़ी थ्योरीज के एक सफर पर निकलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे सबसे सिंपल आइडिया से और फिर देखेंगे कि कैसे हर थ्योरी की अपनी कुछ सीमाएं थीं और कैसे उन्हीं सीमाओं ने वैज्ञानिकों को एक और बेहतर और बड़ी थ्योरी बनाने के लिए इंस्पायर किया। ये खोज की एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। ठीक है, तो हमारी कहानी शुरू होती है सबसे पहली फॉर्मल थ्योरी से, जिसे कहते हैं अरीनियस थ्योरी। इसने एसिड और बेस को समझने की नींव रखी, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी शर्त थी। सब कुछ पानी के इर्द गिर्द ही घूमता था। तो आर्रेनियस का नियम बहुत ही सीधा था। एसिड्स वो सब्सटेंस हैं जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयंस यानी H+ छोड़ते हैं, और बेस वो हैं जो हाइड्रोक्सिल आयंस यानी OH- छोड़ते हैं। सिंपल है ना? एक साफ सुथरा क्लासिफिकेशन। अब यहाँ एक मजेदार बात है। जिसे आर्रेनियस ने सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन कहा था, वो असल में उतना सिंपल है नहीं। एक अकेला प्रोटॉन बहुत ज्यादा अनस्टेबल और रिएक्टिव होता है, तो पानी में ये अकेला नहीं घूमता, बल्कि फौरन एक पानी के मॉलिक्यूल से चिपक जाता है और हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ बना लेता है। और यहीं पर आर्रेनियस की थ्योरी एक बड़ी मुश्किल में फंस गई। जैसे अमोनिया को ही ले लीजिए। हम सब जानते हैं कि ये एक बेस है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में तो कहीं भी OH ग्रुप है ही नहीं जो ये पानी में छोड़ सके। तो फिर ये बेस कैसे हुआ? ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब आर्रेनियस के पास था ही नहीं। अमोनिया वाली पहेली ने ही एक नए और बेहतर आइडिया को जन्म दिया। अब फोकस सॉल्वेंट यानी पानी से हट गया और सारा ध्यान आ गया प्रोटॉन के लेन देन पर। और ये वाकई एक कमाल का शिफ्ट था। इस नई डेफिनेशन के हिसाब से एसिड वो है जो प्रोटॉन यानी H+ देता है और बेस वो है जो प्रोटॉन लेता है। अब देखिए, इससे अमोनिया की गुत्थी कैसे चुटकियों में सुलझ जाती है। अमोनिया पानी से एक प्रोटॉन ले लेता है, तो हो गया ना ये बेस। कितना सिंपल और सटीक। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी से एक और मजेदार कॉन्सेप्ट सामने आया, एम्फोटेरिज्म। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ पदार्थ गिरगिट की तरह होते हैं। सिचुएशन के हिसाब से कभी एसिड की तरह काम करते हैं तो कभी बेस की तरह। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल खुद पानी। जब पानी एक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो वो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बेस बन जाता है। लेकिन जब वो अमोनिया जैसे बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो वो खुद एक प्रोटॉन डोनेट करके एसिड की तरह काम करने लगता है। जब भी कोई प्रोटॉन एक मॉलिक्यूल से दूसरे में जाता है ना, तो एक कॉन्जुगेट पेयर बनता है। इसे आप एक तरह की बिफोर आफ्टर फोटो समझ सकते हैं। एक एसिड और एक बेस जिनमें सिर्फ एक प्रोटॉन का फर्क होता है। और यहाँ एक मजेदार रूल भी है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा एक वीक कॉन्जुगेट बेस बनाता है और एक वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाता है। एकदम बैलेंस वाला मामला है। जरा इस टेबल को देखिए। पानी यानी H2O को लेते हैं। जब ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो H3O+ बन जाता है। ये हुआ इसका कॉन्जुगेट एसिड। और जब ये एक प्रोटॉन डोनेट करता है तो OH- बन जाता है। ये हुआ इसका कॉन्जुगेट बेस। यही सेम पैटर्न आप अमोनिया यानी NH3 के साथ भी देख सकते हैं। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की थ्योरी ने लगभग सब कुछ समझा दिया था, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आया। एक नया केमिकल मिस्ट्री, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3। ये एसिड की तरह काम करता है, पर इसके पास तो डोनेट करने के लिए एक प्रोटॉन भी नहीं है। तो मतलब प्रोटॉन के लेन देन वाला मॉडल भी यहाँ आकर फेल हो गया। और BF3 की इसी पहेली को सुलझाने के लिए आई हमारी आखिरी और सबसे बड़ी थ्योरी। इसने फोकस को प्रोटॉन से हटाकर इलेक्ट्रॉन्स पर शिफ्ट कर दिया। लुइस ने तो खेल के नियम ही बदल दिए। उन्होंने कहा प्रोटॉन को भूल जाइए, चलिए इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। उनके हिसाब से एसिड वो है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और बेस वो है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इस एक लाइन ने एसिड होने की परिभाषा को बहुत बहुत बड़ा कर दिया। तो ये काम कैसे करता है? इसे एक खाली जेब मैकेनिज्म की तरह सोचिए। स्टेप 1, BF3 जैसे लुइस एसिड के पास एक खाली ऑर्बिटल होता है, मतलब एक खाली जेब। स्टेप 2, NH3 जैसा एक लुइस बेस जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। और स्टेप 3,
ये इलेक्ट्रॉन पेयर उस खाली जेब में चला जाता है और एक नया स्टेबल बॉन्ड बन जाता है। और लुईस थ्योरी का असली कमाल यहीं दिखता है। अचानक से हम एल्युमिनियम क्लोराइड या मैग्नीशियम आयंस जैसे सब्सटेंस को भी एसिड कह सकते हैं, भले ही उनके पास डोनेट करने के लिए कोई प्रोटॉन न हो। इसने तो एसिड बेस केमिस्ट्री की दुनिया के सारे दरवाजे ही खोल दिए। तो हमने 3 अलग-अलग थ्योरीज देखी, पर ये एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि बहुत खूबसूरती से जुड़ी हुई हैं। चलिए जरा जूम आउट करके देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे फिट होता है। ये तस्वीर सब कुछ एकदम साफ कर देती है। इसे एक रशियन डॉल की तरह सोचिए। सबसे अंदर है अरेनियस की छोटी स्पेसिफिक थ्योरी, उसे कवर करती है ब्रॉन्स्टेड-लोरी की बड़ी थ्योरी, और इन सब को कवर करती है लुईस की सबसे बड़ी, सबसे यूनिवर्सल थ्योरी। इसका मतलब हर अरेनियस एसिड एक ब्रॉन्स्टेड एसिड भी है और हर ब्रॉन्स्टेड एसिड एक लुईस एसिड भी है। तो ये रहा एक फाइनल क्लियर कट सारांश। आर्हीनियस की दुनिया पानी पर निर्भर थी, ब्रॉन्स्टेड-लोरी की दुनिया प्रोटॉन पर, और लुईस ने सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स के नजरिए से समझाया। हर थ्योरी की एक लिमिट थी और उसी लिमिट ने अगली और बेहतर थ्योरी को जन्म दिया। साइंस का सफर कभी रुकता नहीं है। पानी से प्रोटॉन और फिर इलेक्ट्रॉन तक की ये जर्नी दिखाती है कि हमारी समझ कैसे वक्त के साथ बेहतर होती जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि केमिस्ट्री हमारे सामने अगली कौन सी पहेली रखेगी, जिसे सुलझाने के लिए हमें एक बिल्कुल नई थ्योरी की जरूरत पड़ेगी।